गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है और आज आपसे जिनसे मिलवाने जा रहे हैं इजाज़ अहमद जी। देखो दोस्तों, जब भी हम लाइफ में वेस्टीज की शुरुआत करते हैं हमारे मन में डाउट्स होते हैं, हमारे मन में बहुत सारी एप्रीहेंशंस होती हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे और वेस्टीज ही क्यों करना, वाइफ हमारा क्लियर नहीं होता। तो आज हम इजाज़ सर से जानेंगे उनके कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में। और एक चीज़ बोलूँगा, मैं इजाज़ सर के बारे में बताऊं, सिविल इंजीनियर, डिग्री होल्डर, मैनेजमेंट उन्होंने करी हुई है पीजीडीएम आईआईएम गाजियाबाद से। और अपने बारे में तो वो बताएंगे ही बताएंगे। जो लास्ट पोस्ट हेल्ड थी उनकी वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टेट हेड रेडियो मिर्ची। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा इजाज़ अहमद भाई का। सर वेलकम, हमारे स्टार डायरेक्टर और बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं। वाह सर, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है अनुज सर की तरफ से और नमिता मैम की तरफ से कि आप लोगों के सामने मैं अपना करियर का पूरा डिटेल्स एंड प्लस वेस्टीज का जो अभी शॉर्ट पीरियड हुआ वो आपके सामने रख सकूं, और साथ साथ एक शॉर्ट ट्रेनिंग भी मैं आपको के सामने रखूंगा, जिसके लिए टोटल मुझे टाइम जो एलोकेटेड है वो अराउंड 45-50 मिनट्स है। राइट सर? बाय 9 वी हैव टू फिनिश। राइट सर, नो इश्यूज ऑन दैट। My voice is audible? Is it audible, sir? Yes, sir, sir, audible. Right. Sir, yes. So once again, I welcome you all. और दोबारा से मैं नमिता मैम और अनुज सर का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस चीज के लिए, इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। मैं सर जो पूरा प्रेजेंटेशन होगा वो एक स्क्रीन शेयर के थ्रू करूंगा। जस्ट हेल्प मी आउट वेदर इट इज विजिबल और नॉट। राइट? राइट सर जी। ये विजिबल है सर? बस बिल्कुल फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। आपके भी उधर नेटवर्क स्लो है। राइट जी, शुड गेट ओके। लॉट ऑफ टाइम। नो इश्यू सर। अपलोड में थोड़ा टाइम ले रहा है। इजाज़ सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। दिख रहा है सर? ये विजिबल है? जी विजिबल है, बस फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। राइट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपके वहां पे भी, जयपुर में भी नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा इश्यूज है यहाँ पर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट। कर लो, नहीं तो छोटी स्क्रीन पे कर लो अगर फुल स्क्रीन होने में दिक्कत ले रही है। हाँ, फुल स्क्रीन में इशू है। अभी दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल सर दिख रहा है। राइट, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, टुडे इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। व्हाई आई एम सेइंग दिस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम? क्योंकि ये आपसे ज्यादा मेरी लाइफ में बदलाव के लिए ये प्रोग्राम है। क्योंकि अगर आज से पहले अगर मैं बात करूं तो इस तरह के सक्सेस वेबिनार या ट्रेनिंग सेशन देने का मुझे कभी मौका नहीं मिला, मुझे कभी एड्रेस करने का नहीं मौका मिला, और ना ही इस प्लेटफॉर्म से पहले कभी किसी ने ये पूछा कि हाउ हार्ड द लाइफ हैज बीन। ये आपके साथ भी होता होगा कि आपसे शायद ही किसी ने पूछा होगा और आपसे इतना डिटेल में कोई सुनने के लिए रेडी होगा। तो ये एक प्रोग्राम है जिसने मेरा लाइफ बदला करीब 2 सवा 2 साल पहले। आज आप लोग भी जुड़े हैं करीब
कोई 6 महीना कोई साल भर पुराने होंगे इसमें, और आने वाले टाइम में इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का आपको भी मजा आने वाला दोस्तों। तो मैं आपको अपने बारे में, जैसे सर ने बताया शॉर्ट में, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव चीज आपको बताऊंगा अबाउट माई सेल्फ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। जो लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता है, और जो लोग पटना से उनको पटना पेरिस लगता है, मुझे भी लगता है, बिकॉज बॉर्न ब्रॉट अप के साथ साथ मेरा जो स्कूलिंग हुआ वहीं हुआ, और उसके बाद कॉर्पोरेट करियर की जो शुरुआती दिन या साल रहे, 13 साल मैंने वहां गुजारा है। तो आई एम इन लव विथ माई सिटी। और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं 4 भाई और 5 बहनों की बड़ी फैमिली है, एंड आई एम द यंगेस्ट, मतलब 9 में मेरा 9th पोजीशन है। तो इसका मतलब होता है दोनों चीज, कि एक तो फैमिली काफी विजिलेंट रहती है कि भाई सबसे छोटा है तो सबका ध्यान रहता है, और साथ साथ लाड़ प्यार में हम लोग बिगड़ भी जाते हैं जब अगर सबसे छोटे हैं तो। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास कहूंगा मैं। फादर का छोटा सा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का, और साथ साथ एक रिटेल शॉप जो बड़े भाई देखा करते थे, उसके साथ 9 सिबलिंग्स, मतलब सभी का को पढ़ाना लिखाना एक बहुत ही टफ टास्क उनके लिए रहा। मगर ये बात मेरे उनके जीवन काल में मुझे समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा मेहनत करने से आदमी अमीर नहीं बनता है, कुछ अलग करना पड़ता है इसके लिए। तो अलग करने के लिए तो बिजनेस में सभी लोग इन्वॉल्व थे सिवाय मेरे, और मुझे चाहते भी नहीं थे मेरे फादर की मैं बिजनेस में जाऊं, और मेरे बड़े भाई का भी काफी कोशिश रहता था कि मैं कुछ अच्छा करूं अपने करियर में। इसीलिए मुझे एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट मिला फॉर ऑल दी सिबलिंग्स। जितने भाई बहन उनमें सबसे अच्छी एजुकेशन मुझे मिली। वन ऑफ द टॉप स्कूल्स टाइम का क्राइस्ट चर्च हाई स्कूल है, नॉर्थ ऑफ गांधी मैदान में पटना। वहां से मेरी क्लास 3rd से लेकर के 10th तक स्कूलिंग हुई। शुरुआती दिनों पास के स्कूल में हुआ करता था, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब उस तरह के स्कूल नहीं था, मगर बाद में ध्यान आया कि नहीं, इसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। तो उसी में माँ का, बड़े भाई का और फादर का रहा कि टॉप स्कूल में, तो वहां मौका मिला। फिर जब आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं और घर में बहुत ज्यादा गाइडेंस कि क्या करियर चुनना है, किस तरह के करियर में जाना है, ये आपको पता नहीं रहता है। और बिहार में एक खासियत आपको पता होगा कि वहां सबसे ज्यादा यूपीएससी सिविल सर्विसेज से लोग निकलते हैं, और यही मानसिकता थी हमारे घर में भी कि अगर सरकारी नौकरी हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो डॉक्टर तो एक बहुत ही इलीट प्रोफेशन था, मगर अगर वो भी नहीं कर सका तो इंजीनियर बना दो। इंजीनियर बन गया तो एक सबसे बड़ा सपना होता है एक मिडिल क्लास फैमिली का हमारे कम्युनिटी में कि गल्फ चला जाएगा। गल्फ मतलब एक आप सक्सेसफुल हो, और गल्फ के बाद अगर आप थोड़ा यूएस या यूके की तरफ चले गए तो आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अपने फैमिली और अपने इसमें। यही मानसिकता वहां भी थी। इसी चीज को देखते हुए सुनते हुए मैं ऊपर मैं अपने इसमें जा रहा था, 10th स्टैंडर्ड पास किया। तब तक मेरा एक कजन था, वो बहुत ही तेज था पढ़ाई लिखाई में, और उसने आईआईटी तो नहीं मगर एक उससे नीचे एनआईटी के रैंक का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन हुई कंप्यूटर साइंस में। तो काफी घर खानदान में जो होता है कि उसको एक इस नजर से देखा जाता है कि भाई एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है, बहुत अच्छा उसने अपना करियर डेवलप किया है। इसी के साथ मुझे भी हमेशा बोला जाता था कि कौसर की तरह बनो, उसकी तरह पढ़ाई करो, और पढ़ाई में मेरा बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। इवन दो कि टीचर कहते थे कि शार्प है, वहां पढ़ने में मन नहीं लगाता है। तो उसी तरह से मुझे एक एम हुआ कि अगर मैंने वहां दाखिला ले लिया, वहां मेरा इंजीनियरिंग अगर हो गया, तो मुझे भी इसी तरह से एक छुटकारा मिल जाएगा, एक जो लगा हुआ है कि पढ़ते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो। तो उसी सिलसिले में मुझे वहां का एडमिशन टेस्ट देने के लिए कहा गया, और मैं गया देने के लिए, और वहां मेरा एडमिशन हुआ। डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया, जो 10th के बाद ही होता है। मैंने 93 में डिप्लोमा में एडमिशन लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो वहां जाने के बाद पता चला कि डिप्लोमा कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, इट्स नॉट बीटेक, यू आर नॉट ग्रेजुएट। बहुत ज्यादा इसका शुरुआती टाइम में 93 to 96 में ये ज्ञान नहीं था मुझे। तो ये चीज मुझे एक बड़ा शॉक लगा, और वहां कोई आपको पता नहीं देता है एज अ डिप्लोमा वहां, बल्कि यूनिवर्सिटी में एक आपको डिप्लोमची बोल करके लोग टाउंट भी करते हैं। तो मुझे लगा कि अब बीटेक करना बहुत जरूरी है। उसी दौरान चूंकि मैं उसका रूम पार्टनर था, मेरा बड़ा भाई भी वही था, ही वाज 4 years elder to me, वो मुझे गाइड करता था, मैं उसको इम्यूलेट भी करता था एज एन आइडियल स्टूडेंट, और उसकी तरह करियर, उसकी तरह इंग्लिश, ही वाज वेरी फैंटास्टिक इन स्पोकन एंड फ्लुएंसी, उसकी बहुत अच्छी थी। तो मैं उसको कॉपी करता था, बहुत सारी चीज उसको सीखने को मुझे मिली, और मैं उसको एक आइडियल अपने इसमें मानता था। तो वो उसका पास आउट हुआ था 96 में, वो पास आउट होकर के फिर वो अपने कॉर्पोरेट करियर दिल्ली में ये करने लगा। डिप्लोमा के बाद मुझे हुआ कि मुझे बीटेक करना है, और मैं वापस आया अपने शहर पटना, और वहाँ मगध यूनिवर्सिटी से मैंने एडमिशन लिया। लैटरल एंट्री होती है 2nd ईयर में बीटेक में, वो मुझे वहाँ करने का मौका मिला। 2nd ईयर बल्कि डिप्लोमा के टाइम में ही फादर की डेथ हो गई। मैं बहुत ज्यादा अटैच नहीं था, क्योंकि जब आप
9 भाई बहनों के बीच में रहते हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक थोड़ा सा कमी थी फादर फिगर की। मेरे बड़े भाई मुझसे 20 साल बड़े हैं, तो वो वही मेरे लिए फादर फिगर थे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, सब चीज, घर का पूरा सपोर्ट रहा। बीटेक किया हमने। बीटेक करने के बाद जब 3rd ईयर 4th ईयर में मैं पहुंचा, तो जिस तरह का समर ट्रेनिंग और होता था, तो मुझे लगता था मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक्चुअली बना ही नहीं हूँ। कोई गाइडेंस नहीं था कि क्या चूज करना है, क्या आपका पसंद है। कोई टीचर ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि आपको आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस, आपको कहाँ जाना चाहिए। तो वहां पर मुझे समझ में आया कि अगर मैंने एमबीए किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त तैयारी कर रहे थे कैट की, कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर आईएम्स एंड एक्सएलआरआई, तो मुझे एक धुन हुआ कि नहीं, शायद मैं मार्केटिंग के लिए और इस फील्ड के लिए बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग वाली फील्ड में जाऊं। जब तक 2nd 3rd ईयर में होते हैं, आपके लिए रास्ता खुलने लगता है। तो मैंने तैयारी स्टार्ट की। वहां पे एमएस करियर्स है, मेरे बहुत ही अच्छे टीचर थे मिस्टर अरुण शर्मा, उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। अनफॉर्चुनेटली मैंने कैट नहीं क्लियर कर, 99 में मैंने दिया, 2000 में दिया अपने फाइनल ईयर में, और एक बार तैयारी करके भी तो कैट क्लियर नहीं हुआ। वो बहुत सारे मैंने मैनुअल एडमिशन टेस्ट के इंस्टीट्यूट्स को क्लियर किया था, मैं उसमें मेरा मन नहीं था लेने का। प्राइवेट के लिए मुझे बाहर पढ़ने का शौक था, मगर मेरी माँ के पास उतना पैसे नहीं थे कि मैं बाहर फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाके पढ़ सकूं। तो मुझे मेरे टीचर ने काउंट किया, अगर तुम्हें कैट या आईएम्स क्वालिफाई करना है तो वर्क एक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो व्हाई डोंट यू जॉइन अ कंपनी। तो उन्होंने मेरी मदद की। फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डायरेक्टली मुझे उन्होंने जॉब दिलाई इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में, जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ जुलाई 2000 में। जब वहां से करियर स्टार्ट हुआ 5-6 महीने के बाद मैं सर के पास बोला, सर मजा नहीं आ रहा है। बोलेंगे देन यू हैव टू अगेन ट्राई फॉर कैट। फिर मैंने ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। तो वो ये चलता रहा। 2001 में फिर माँ का इंतकाल हो गया, तो एक जो सीन था कि सपोर्ट वाली चीज, वो भी खत्म हो गई। बिजनेस में थोड़ा डिवीजन हो गया। तो इस तरह से भैया चाहते भी थे, बड़े भाई लोग, कि ये अपने जॉब करे और उसका बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रहे नहीं। मेरा इंटरेस्ट था भी नहीं। मैं अपना करियर जो स्टार्ट हुआ मेरा सन 2000 में 6000 से, वो मैंने कंटिन्यू किया हिंदुस्तान टाइम्स में। हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे एक बॉस थे मिस्टर रवि भूषण। 2000 नवंबर की बात है, 2001 के नवंबर की बात है, करीब मुझे 1.25 साल इसमें हो गया था कंपनी में। तो मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू होने का मौका मिला। कैसे, मैं बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, और यस बॉस वाला, आपको पता है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे जॉब करते होंगे, उन्हें पता है कि आप करियर के शुरुआती टाइम में आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं करते। मेरे बॉस ने कहा, मिस्टर रवि भूषण ने, कि एजाज आज शाम आप क्या कर रहे हैं। तो बॉस अगर पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं बॉस, फ्री है, आप बोलिए। तो एक सेमिनार है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में, आपको मेरे साथ चलना है। बोला सर एकदम ओके, चलेंगे सर। तो उन्होंने ही मेरी टिकट ली। उस वक्त 300 रुपए की उस कंपनी की टिकट होती थी, सन 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे जाकर के देखने का मौका मिला उस सेमिनार में। मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक व्यक्ति आया जो 2 लाख 4 लाख और बड़ी बड़ी गाड़ी और इसकी बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया। बहुत लोग खुश हो रहे थे, स्टेज पे जा रहे थे, डांस कर रहे थे। मतलब लोग इतनी पागल की तरह क्यों कर रहे हैं, देखने से तो लग नहीं रहा कि इतनी खुशी की कोई बात है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाहर 3 घंटे का पूरा प्रोग्राम देखने के बाद जब मैं बाहर निकला, मेरे बॉस ने पूछा रवि सर ने कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम। तो बॉस के सामने पसंद भी नहीं था, फिर भी मुझे कहना था कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा। तो मगर एक चीज मुझे उसमें समझ में आई उस स्टेज पे, कि जो व्यक्ति बोल रहे थे, मुझे ध्यान नहीं उनका नाम, करीब 18-19 साल पुरानी बात है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छे से स्टेज पे बोल रहे थे। तो मुझे वो चीज पसंद आई कि अगर यार इसकी तरह अगर बोलने लगे तो मेरा कॉर्पोरेट करियर अच्छा हो जाएगा। मुझे इस बिजनेस से कोई मतलब नहीं था कि क्या हुआ, क्या चीज था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि जो व्यक्ति वहां पर बोलने बहुत अच्छा बोले और बॉस यहाँ पर लेकर के आए, तो कोई ना कोई बात जरूर है। मैंने बोला कि हाँ बॉस ठीक है। तो उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग बोली कि इसमें ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी कंपनी है। उस वक्त करीब 6400 का ये हुआ करता था, किट आता था। मेरे पास जो सैलरी आती थी वो करीब 7200 7200 की आती थी। तो जिस टाइम पे उन्होंने कहा था आधी सैलरी भी खर्च हो चुकी थी, तो मैंने कर्ज लेकर के उनके कहने पे ज्वाइन कर लिया कि चलो बॉस के गुड बुक्स में रहना है। ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट आ गया, कार वॉश, ये वॉश, एलओसी वगैरह आ गया। समझ में आया नहीं, घर में अलग फजीहत हुई कि क्या लेकर के आ गए, ये तो कार क्या साइकिल है, तुम्हारे पास बाइक भी नहीं थी उस वक्त, तो तुम क्या ये कार वॉश है, ये क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। तो वहां से कोई खास काम करने का मन नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत उन्होंने, उनके कहने पे मैं इस तरह के सेमिनार, मगर एक सबसे अच्छी चीज थी कि उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। एक हमारे अपलाइन थे, उनके भी अपलाइन थे, मिस्टर रवि रंजन से। वो मुझे काफी डायनेमिक लीडर लगे। उनकी बातों में बहुत ज्यादा मैं मुतासिर होने लगा, बहुत मुझे इफेक्ट करने लगा उनकी बात।
जो वो बात करते थे उस तरह की बात कभी भी कॉर्पोरेट में जो 1.5 साल 2 साल का वक्फा हुआ था उसमें किसी से सुनने को नहीं मिला, किसी टीचर से नहीं मिला। वो हमेशा बात करते थे ड्रीम्स की, ड्रीम्स बिल्डअप करने की। और कुछ किताबें, चूंकि वो जानते थे कि मैंने इंजीनियरिंग वगैरह की है, तो उन्होंने मुझे कुछ अच्छी किताबें दी पढ़ने के लिए, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, फिर द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड। इसने मेरे माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज किया। एक और किताब है सीक्रेट। तो मैंने कभी भी उस बिजनेस की नजर से उसको बुक को पढ़ा ही नहीं। मैंने हमेशा अपने कॉर्पोरेट करियर की तरह उसको देखा कि क्या मैं अपने कॉर्पोरेट करियर में ये सारे फॉर्मूलाज एंड जो भी इसमें एथिक्स है उसको अप्लाई करके क्या मैं ग्रो कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स वैसे ही हुआ। मैंने उस 2 साल के पूरे टेन्योर को जो मैं उनके साथ अटैच रहा, मुझे 500 रुपए भी नहीं आया आज तक चेक, मगर मुझे बहुत शानदार लीडरशिप मिली, अच्छे लोगों का साथ मिला। कोई वीपी है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, इस तरह के लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। मुझे लगा कोई बात तो जरूर है। और सबसे अच्छा लग रहा था कि एक एग्जीक्यूटिव रैंक लड़के को इतनी तरजीह मिल रही थी, इतने लोगों के बीच में उठने बैठने का मौका मिल रहा था, एक अच्छी संगत थी। तो मैं ये रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं लर्निंग मोड में हमेशा रहा, भले मैंने काम नहीं किया उसमें। और इस बिजनेस में सुनते हैं जैसे, और अब तो इस बिजनेस में फुल्ली इन्वॉल्व है, तो काम और लर्निंग दोनों साथ साथ, ट्रेनिंग एंड वर्क बोथ गो हैंड इन हैंड। ये चीज मैं उस वक्त किया नहीं, इस वजह से मैं उनको दोषी या किसी सिस्टम को दोष नहीं देता हूँ। ये मेरे अंदर ही था। मैंने लर्निंग खूब ली और मेरा करियर वहां से ग्रो अप करने लगा। हिंदुस्तान टाइम्स के बाद मेरी 2004 में शादी होने वाली थी और बहुत सारे लोग इस चीज को मना कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त मुझे एक ऑप्शन मिला था। मेरा एक बहुत ही फ्रेंड प्रशांत खरे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई भारती एयरटेल नाम की एक नई कंपनी आ रही है बिहार में, तो क्यों नहीं तुम अप्लाई करते हो। हमने, क्या तुमने अप्लाई किया? तो उसने कहा कि हाँ मैंने किया और मेरा नहीं हुआ दोस्त। तो बोला कि अच्छा क्या ऐसा सवाल हुआ यार तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ? तो उसने जो सवाल जो उससे पूछा गया उसकी मैंने तैयारी की और उसने मेरा सेटिंग किया एक प्लेसमेंट एजेंसी के साथ कि भाई इसकी भी सीवी है ये और आप इंटरव्यू उसका कराओ भारतीय एयरटेल में। 2004 में शादी की डेट रखा रही थी 26 मई को और 2017 जून 2004 को शादी की डेट एक्चुअली रखा गई थी। 26 मई को मेरी इंटरव्यू थी। इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड भी एचआर राउंड था, वहां भी नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ हुआ। जहां 7800 की सैलरी थी बाय 2004, वो वहां मुझे 20,000 से ऊपर की सैलरी मिल रही थी। तो आई वाज हेवीली एक्साइटेड। फैमिली वाले लोग काफी नाराज थे कि इस टाइम पे जब तुम्हारे सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं शादी में, तो तुम ये कंपनी चेंज कर रहे हो, यू विल क्रश योर लाइफ। काफी लोगों का, घर वाले ससुराल की तरफ से भी था कि अभी ये चेंज करना जरूरी नहीं है। तो हमने कहा कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। भारतीय एयरटेल उस वक्त कोई नामचीन कंपनी भी नहीं थी, कोई फेमस नई कंपनी थी। दिल्ली में शायद उसका ऑपरेशन था 98 से, और पहली बार बिहार सर्कल में एंटर कर रही थी। लोग काफी, मेरे जितने करीबी जो लोग थे वो डरे हुए थे, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने ये डिसीजन लिया अपने दम पे, और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। जून में मेरी ज्वाइनिंग थी, 1 जून को, 17 जून को शादी हुई। केवल मुझे 2 दिन का 48 घंटे का छुट्टी मिला, इसलिए कि भारती का उस वक्त लॉन्च होना था। तो काफी मेरे लिए मेहनत वाला वो पीरियड था, और 22 घंटा, कभी 17 घंटा, कभी 16 घंटा काम हमें वो करना पड़ता था। और मेरे जो बॉस थे वहां पे, मिस्टर रजनीश कौल, ही शेप्ड माई लाइफ। जो मैंने 4 साल एसटी में दिया था, और वो उनके साथ जो काम करने का 1 साल मौका मिला, उन्होंने मुझे 1 साल नहीं 10 साल की लर्निंग वहां दी। तो काफी मेरा एक सुधार, और एक कहेंगे कि मेरा एक ग्लोरीफाइड करियर वहीं से स्टार्ट हुआ, भारतीय एयरटेल से। मगर एक चाहत थी कि और लैडर के ऊपर चढ़े। 1.5 साल काम करने के बाद एक मौका मिला फिर से रिलायंस कम्युनिकेशन में, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था बिहार का मार्केटिंग हेड का। मैंने उसे ग्रैब किया। बॉस मेरे बोले कि एजाज यू शुड नॉट गो, यू शुड, उन्होंने कहा कि तुम्हें भारतीय नहीं छोड़ना है अभी। मैंने बोला बॉस मुझे चाहिए इस तरह की सैलरी, मुझे यहाँ 20 मिल रहा, वहां 32 का ऑफर है, मुझे जाना है। तो बोले कि मैं तेरा करा दूंगा मार्च में, तू रुक जा। मैंने बोला बॉस लिख करके दो। तो उस वक्त वो रेडी नहीं हुए। मैं गया तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, मगर कहा कि तुम भारतीय एयरटेल बहुत जल्दी छोड़ रहे हो। मैं रिलायंस गया, मुझे एहसास हुआ कि बॉस का बात सही था, इट वॉज नॉट अ राइट मूव। मुझे वहां बहुत मन नहीं लगा धीरू भाई अंबानी ग्रुप में, और चाहे वो मुकेश अंबानी पहले चला रहे थे, फिर उसके बाद वो अनिल अंबानी ग्रुप हो गया। तो बहुत ज्यादा वहां मुझे प्रोफेशनलिज्म दिखा नहीं। वो 1.25 साल का टेन्योर था। उसके बाद एक और बड़ा ब्रेक मिला विद टाटा टेली सर्विसेज, जिसका ब्रांड था टाटा इंडिकॉम। वहां मुझे 2006 में मौका मिला, और वो मेरे लिए करियर का सबसे बड़ा और सबसे लंबा टेलीकॉम का पीरियड भी रहा। मैंने काफी एंजॉय किया 2006 से लेकर 2011 तक टाटा में रहा। और कुछ आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, वो मेरा लाइमलाइट का पीरियड था, वेर इन
काफी बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनल्स में मुझे कवर किया करते थे एज अ मार्केटिंग हेड फॉर बिहार एंड झारखंड। लेटर ऑन मेरे जो बॉस थे मिस्टर आशीष वर्मा, ही वाज रिलेटेड, ही गेव मी प्रोडक्ट आल्सो। तो मैं ओवरऑल सारी चीज मार्केटिंग का, कुछ सेल्स का भी पार्ट देखने लगा। 2011 तक मुझे एक एहसास हुआ, इंट्यूशन हमेशा मेरा काम करता, ऑलवेज इंट्यूशन मेरा काम कर रहा था कि टेलीकॉम का जो ये पूरा जो ये कहें कि जो ऊंचाई है वो ऑलमोस्ट पीक पे था 2011 में, और मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका एंड होना है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली रेडियो मिर्ची से, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त विमान दत्ता, ही इज फ्रॉम कैलकाटा, उसने मुझे कॉल किया कि तू रेडियो मिर्ची में स्टेशन हेड के लिए क्यों नहीं ट्राई करता। मतलब तू तो स्टेशन हेड है, मैं क्यों आऊं, लगे मेरा ट्रांसफर हो रहा कैलकाटा, आई वांटेड टू गो टू कैलकाटा, सो व्हाई डोंट यू कम एंड गिव इंटरव्यू। तो मैंने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम तक मेरा करियर बहुत ही पीक पे था। जब मुझे एहसास हुआ कि टाटा इंडिकॉम और डोकोमो दोनों का मर्जर है और काफी स्लैशेस होगा जॉब में, तो मैंने बॉस को बोला, बॉस आई हैव टू गो। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, उन्होंने कहा कि इजाज यू शुड नॉट। अगेन मेरे बॉस जो थे वो मुझे मना कर रहे थे, तो बॉस मुझे जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि अब 3 से 6 महीने में काफी इसमें राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, जो भी आप नाम दें वो होगा। बोले इजाज ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे जस्ट 1 अगस्त 2011 को मुझे ज्वाइन करना था, 1 जुलाई से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। बॉस बोले कि तुम ठीक कर रहे हो, मेरा ही ट्रांसफर हो गया। बॉस देन आई हैव टू गो कंप्लीटली। मैंने जंप किया एज अ स्टेशन डायरेक्टर, आई ज्वाइन भारती एयरटेल इन 2011, और ये मेरे करियर का बहुत ही सुनहरा पल था, क्योंकि जो मैं चाहता था, जिस तरह का एक्साइटमेंट इन माय जॉब, वो ऐसे तो टाटा में और इसमें एयरटेल में भी था, मगर रेडियो मिर्ची एक अलग लीग की थी, यंग टीम एंड ऑल, एंड कंप्लीट बिजनेस हेड था मैं बिहार का और पटना का। तो मुझे काफी अच्छा लगता था कि ओवरऑल मेरी करीब 25-30 लोगों की टीम थी, और मैं काफी मतलब एक अच्छी फीलिंग होती थी कि यू आर द ओनर ऑफ द स्टेशन। और वहां काफी सेलिब्रिटीज आप देख रहे होंगे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, तो अच्छा लगता था कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे लोगों से, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या ऑथर लाइक चेतन भगत एंड ऑल, जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर इम्तियाज अली, जो जब भी मेट, और उनके साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कॉमन चीज की हर फोटोग्राफ में मैं हूं, और फोटोग्राफ कोई ले रहा है या मैं खुद सेल्फी वाले पोज में हूं। तो ये चलता रहा सिलसिला, और अच्छा लगता था कि भाई कोई ऐसा नामचीन लोग हैं जिनसे मुझे मौका मिल रहा है, लाइक जावेद अख्तर, सबा करीम, आप क्या कूल है हम का प्रमोशन चल रहा है। तो बहुत एक्साइटिंग वो पीरियड रहा पटना में एज अ स्टेशन डायरेक्टर, और मैं काफी ग्रो कर रहा था अपने करियर में। फिर मुझे एक प्रमोशन मिला और एक ट्रांसफर आया मेरा रेडियो मिर्ची में दिल्ली के लिए, और वो भी एक ड्रीम था, क्योंकि एक टैगिंग लगी हुई थी लास्ट 13 ईयर से, यू आर अ बिहारी, यू कैन वर्क ओनली इन बिहार। ये मेरे बॉस बोलते थे, मिस्टर रजनीश कौल एंड सिद्धार्थ मिश्रा, शरद मिश्रा इन भारती एयरटेल। मैं कहता था बॉस मुझे बाहर काम करना है, पटना से बाहर निकलना है। ही यूज्ड टू टेल मी कि जस्ट यू कांट, यू हैव बीन वर्किंग हियर इन बिहार फॉर लॉन्ग, तुम जा नहीं पाओगे। बॉस आप एक बार मौका तो दीजिए। तो वो कहते थे कि पहले तू आजा बाहर, एक बार ट्राई कर, कहीं भी निकल लिया तो मैं तुझे फिर मौका दूंगा। तो ये मन में एक कसक था कि आई एम अ टैग बिहारी, एक टैगिंग लगी हुई कि तुम बाहर काम नहीं कर सकते हो। मिर्ची ने मुझे मौका दिया तो काफी खुश था। जर्नी स्टार्ट हुआ दिल्ली में। दिल्ली में मैं मार्केटिंग हेड था रेडियो मिर्ची में 2013 से 15, और क्रिकेट का शौक शुरू से था, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, कॉलेज में हो, रेडियो मिर्ची में, टाटा इंडिकॉम, एवरीवेयर। तो यहाँ भी दिल्ली में खूब हम लोगों ने क्रिकेट खेली। आप नावेद को जानते होंगे, सुनते भी होंगे, रेडियो मिर्ची 98.3 FM, जो भी दिल्ली से हैं, और उसका नावेद का मुर्गा तो ऐसे भी व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर आपको काफी मिलता होगा। तो उन लोगों के साथ काम करने का दिल्ली में मौका मिला, ग्रो कर रहा था अच्छे लोगों के साथ ये करने का। मगर एक चीज हमेशा उस दौरान मुझे खटकने लगी थी कि हाउ लॉन्ग कॉर्पोरेट करियर का प्रेशर, वैसे ही जैसे जैसे आप एलिवेटेड होते हो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, पैसा भी बढ़ रहा था, काफी अच्छी सैलरी एंजॉय कर रहा था, मेट्रो लाइफ था, सब कुछ था, मगर आपके हेल्थ पे भी स्ट्रेस का साफ ये दिख रहा था। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो चुकी थी, आंखों पे चश्मा लग चुका था, लैपटॉप पे जो भी लोग कॉर्पोरेट पे होंगे, डेटा मंचिंग करते होंगे, उन्हें पता होगा कि 6-6 घंटा 4-4 घंटा लगातार आपको रिव्यू के लिए बनाना होता है। ये सब चल रहा था। हेल्थ मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। मैं बार बार बोला करता था कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना होगा जिसमें मैं अपना बिजनेस कर सकूं। और मैं वहां से 2015 से जब मैं दिल्ली एग्जिट कर रहा था, अब मिर्ची में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ये था पोजीशन मेरे लिए एज अ सीएट वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टेट हेड फॉर राजस्थान। यहाँ 2 स्टेशन भी लॉन्च करना था। एक एग्जिस्टिंग स्टेशन था जयपुर का, जोधपुर लॉन्च करना था। एक न्यू स्टेशन हमारा आ रहा था मिर्ची लव का, उसको भी लॉन्च करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो मैंने ग्रैब किया। तो उस दौरान मुझे
एक ये फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ अपने लिए भी करना होगा, साइड से स्टार्ट करना होगा, नाउ इज द टाइम, व्हेन विल आई डू इट। कब जितनी ऊपर आप जाते हैं उतनी ज्यादा आप पे तलवार भी लटकती है। और जितने भी लोग यहाँ कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कभी कभी मन करता है जब आपकी अच्छे से रिव्यू में वगैरह में आपका कोई नंबर नहीं होता, आप टारगेट नहीं करते, तो जिस तरह से आपकी लगाई जाती है, तो आपको लगता है कि यार आज छोड़ देना है। मगर फिर आपको फैमिली की याद आती है, आपको हाई पेइंग जॉब है, सब कुछ आपके सामने आता है, देन यू कंटिन्यू अगेन, यू से कि नो नो नो, चलो ठीक है, बॉस ही बोला कोई बात नहीं, मे बी आई हैव टू डू इट बेटर, मच बेटर करके आदमी कंटिन्यू कर रहा था। मैं दिमाग के कोने में चल रहा था कि साइड से कुछ करना है। मैं एक्सप्लोर कर रहा था लॉट ऑफ थिंग, ग्रीन एनर्जी पे, स्कूल्स खोलने की बात मैं सोच रहा था, स्पोर्ट्स में जाने की बात कर रहा था, क्योंकि स्पोर्ट्स से मुझे काफी लगाव था। इवेंट मैं जानता था, इवेंट में बड़ा इवेंट हैंडल कर रहा था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड का मैं पार्ट रहा करता था रेडियो मिर्ची में। फिर आप मिर्ची मतलब बहुत सारे इवेंट्स, यहाँ पर दिल्ली हाफ मैराथन, उसका हम लोग स्पॉन्सरिंग करते थे रेडियो मिर्ची में दिल्ली में, तो काफी एक्सपीरियंस था। तो या तो ग्रीन एनर्जी इवेंट में जाने का प्लान था, एजुकेशन बेस्ड बिजनेस में एंट्री करने का मैं प्लान कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था पिकल इंडस्ट्री में। मैं सबका ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा था कि कभी ना कभी कोई ना कोई एक मौका मिलेगा, एक हिम्मत करूंगा और एंट्री करूंगा इसमें। मगर जब आप पाई जब आप जॉब में होते हैं तो आप कभी पैसा बनाते नहीं है, आप हमेशा पैसा बचाते हैं। अब जब पैसा आप बचा रहे हैं, चाहे 5,000 कमा रहे हो या 50,000 या 5 लाख का महीना, जब भी आप बचाते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं करती कि 18 साल की कमाई या बचे हुए चीजों को एक बार लगा दीजिए, चाहे वो अब 10 लाख आपके पास हो, चाहे 20 या 1 करोड़ या 2 करोड़। हिम्मत नहीं होती है कि एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट 18 सालों में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो एक जब मिर्ची में मैं 2018 में दिल्ली में था, एक अपने पर्सनल ऑफिस के काम से, और साथ में एक आईपीएल का मैच, क्योंकि क्रिकेट के हम लोग बहुत ज्यादा आईपीएल के मैच हमने इंडिया को मोस्ट ऑफ द सेंटर में देखा है। और मिर्ची के साथ मुझे पूरे इंडिया में हर एक स्टेशन, सिवाय श्रीनगर छोड़ करके हर एक स्टेशन जो कैपिटल सिटी है, ऑलमोस्ट मैंने पूरी इंडिया की मुझे घूमने का भी मौका मिला। काफी एक्साइटिंग जर्नी रहा विद मिर्ची 7.5 साल। मगर 2018 में एक टर्निंग पॉइंट आया अप्रैल में, जब मैं आईपीएल देखने गया। मेरे दोस्त भी पटना से आया दिल्ली देखने के लिए, और मैं तो दिल्ली में था ही अपने इसके लिए, मेरा रिव्यू था वहां पर, और उसने कहा कि एक मैच है तो आज मैं मतलब पहले से ही प्लान करते थे 15-20 दिन पहले, तो वो वाला मैच हम लोग देखेंगे। तो बोला ठीक है, मेरा उस टाइम पे रिव्यू रहेगा तो मैं बता दूंगा कि किस डेट पे आना, कौन सा मैच हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग होटल में रुके, क्योंकि मेरा सब चीज वहां पर पहले से ऑफिस की तरफ से बुकिंग रहता था। तो रात में उसने मुझे ये प्लान का एक बुकलेट होगा, अभी आप लोग बहुत सारे लोग जूम पे सीएनटी देख रहे हैं, और मुझे उसने एक जो हमारा फोल्डर होता है उसको खोला। तो मैंने देखा क्या है ये, तो बोला यार ये एमएलएम है, ये वेस्टीज। तो बोला बंद कर दो। तो बोला क्यों? बोला बंद कर दो, सब मुझे पता है इसके बारे में, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना है, और मैं जब भी करूंगा तो वो मैं अपनी पुरानी वाली कंपनी का नाम मैंने उसे बताया कि मैं वही करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं उसके लीडर से भी बहुत ज्यादा ये हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ। मैं उनको मिस्टर रवि रंजन को ही ज्वाइन करूंगा और वही कंपनी करूंगा बस। रात में उसका जैसे होता है कि आपको भी कोई मना कर देता है, आपका चेहरा उतर जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आया, वो थोड़ा बातचीत कम करने लगा, शांत होकर के हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं जब वापस रेस्टोरेंट से रूम पे आया तो वो बाहर जाकर के बात कर रहा था, और मैं अपनी फैमिली में इधर उधर बात करने में अपने फोन पे बिजी था। तो मैं ये सोच रहा था यार हम लोग मैच देखने आए हैं, तुम पटना से आए हो दिल्ली, मैं जयपुर से दिल्ली आया हूँ, फिर भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तुम बाहर फोन पे बात कर रहे हो, मैं इधर बात कर रहा हूँ, क्या बात है? तो बोला कि कोई बात नहीं, बोला यार आखिर बताओ तो, तुम बाहर किससे बात कर रहे हो जब मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने के लिए? मिलना मिलाना साल में या 6 महीने होता था, तो बड़ा ये लग रहा था कि एक ही दिन बातचीत करने का टाइम है। तो उसने कहा कि कल क्या कर रहे हो? बोला तुम्हें तो पता है 8 बजे रात वाली मैच देखेंगे, और दिन भर फ्री है, एक तरह से सैटरडे का दिन था, फ्री है। तो बोला कल तुम्हें एक व्यक्ति से मिलाना है। तो बोला कि किससे? बोला हमारे लीडर है, उनसे तुम मिलोगे। बोला कि चलो मिल लेते हैं, मतलब दिन भर तुम्हारे साथ है, तुम जहां ले जाओ वहां ले जाएंगे। और मैंने भी सोचा कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना सीपी कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम होता था, इतना ज्यादा मैंने सेमिनार वहां का देखा हुआ था, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार वहां कहलाता था, बीबीएस। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लीडर को भी अच्छे से लपेटते हैं। तो गए, मुलाकात हुई मिस्टर प्रीतम सिंह रावत से अपने लाजपत नगर ऑफिस में। उस वक्त उनसे पहला इंट्रोडक्शन था, मुलाकात हुई। वो डायमंड चैम्बर, मुझे पता नहीं था वो क्या चैम्बर, वहां गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस कंपनी में मैंने पहले 2001 से 3 तक देखा था, वहां कोई भाव नहीं देता। आप चाहे वहां गोल्ड डायमंड कुछ भी हो, वहां डायमंड बहुत बड़ी चीज होते हैं, वहां कुछ भी हो आपको कोई भाव नहीं मिलता। आप बाहर गेट पे जाते हैं
आपको एक टोकन मिलता है, एंट्री करते हैं, आपने प्रोडक्ट लिया, बिलिंग कराया, प्रोडक्ट लिया, डिलीवरी काउंटर से लेकर के आपको बाहर निकलना होता है। कोई सिटिंग एरिया नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं वहां पर। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या डायमंड, डबल डायमंड, डज नॉट मैटर, आपको बस उतना ही आपका काम हो वहां पर। वहां गए तो एक सोफा लगा हुआ, एक ड्राइंग रूम टाइप लिविंग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इतनी इज्जत देती है। और उन्होंने मुझे बिठाया, तो बातचीत स्टार्ट हुई। इंट्रोडक्शन से उन्होंने हमसे पूछा, तो मैंने अपना पूरा करियर बताया कि क्या हूं मैं, क्योंकि एक टशन तो रहता है, आप एबीपी हो, स्टेट हेड हो, और रेडियो मिर्ची एंड ऑल, तो काफी टशन में मैंने अपना पूरा सारा चीज बताया, पूरा करियर। और लास्ट में मैंने उनको ये बात बताया कि मैं कभी नहीं करूंगा कोई और कंपनी, चाहे कोई भी हो, मैं तो वही विदेशी कंपनी है वो, मैं तो वही करूंगा, मैं अपने लीडर को ज्वाइन करूंगा, मुझे इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है। मैंने बताया भी उनको सब चीज कि मैंने क्या क्या किया है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ये एक्टिविटी कुछ नहीं की थी, ज्ञान पूरा लिया हुआ था, और मैं एक्सप्लोर कर रहा था बहुत सारी चीजों को। मैं जब भी करूंगा वही करूंगा, और करने का मन भी नहीं था। मन में था कि पैसा लगा करके ही बिजनेस करना, और इस तरह की बिजनेस करना जो मैं पहले बता रहा था आपको, ग्रीन एनर्जी, पिकल इंडस्ट्री, एजुकेशन फील्ड में जाने का, या इवेंट अपने एजेंसी खोलना, ये दिमाग में था। तो मैंने उन्हें साफ वहां मना कर दिया। बहुत 35 मिनट सुनने के बाद मुझसे उन्होंने कहा, मिस्टर रावत ने, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, एंड आई रियली फॉलो हिम नाउ, तो उन्होंने हमसे एक सवाल 5 मिनट पूछा कि मैं आपकी बातों का कुछ बात करूं आपसे। तो मैंने कहा 35 मिनट आप बोल लोगे तो 5 मिनट तो सामने वाले को मौका देना बनता है। बोले यस सर। उन्होंने बोला कि क्यों आप नहीं करना चाहते हैं? बोले सर देखिए, ब्रांड जो है ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और वो इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया में नंबर 1 है, और उसके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड आई एम इन लव विद दैट ब्रांड, मुझे वो वही करना है। तो बोले कि अच्छा, ब्रांड की वजह से इंडिया नंबर 1, तो उस वक्त इंडिया नंबर 1 थी, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आया था मार्च वाला, तो उस वक्त तक वही इंडिया नंबर 1 थी। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ, जैसे आपने बताया अपने करियर के बारे में, आप भारतीय एयरटेल में थे 2004 से 5 में। यस सर। तो 2005 में आपने रिलायंस क्यों लिया? मतलब वहां से बड़ा सैलरी था, और बड़ा मेरे पास एक पोजीशन आ रहा था एज अ स्टेट हेड फॉर मार्केटिंग इन बिहार। तो बोले कि ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आपने टाटा क्यों लिया? बोला कि सर वहाँ बिहार और झारखंड मिल रहा था, और इस मार्केटिंग के साथ साथ प्रोडक्ट भी मिला था, इन्फ्लुएंस भी था, सैलरी भी 40% ग्रोथ पे मिल रही थी, तो दैट इज व्हाई आई चोज। तो बोले कि अच्छा, रैंकिंग क्या था उस टाइम पे टेलीकॉम का? तो ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल जो आप आज भी एग्जिस्ट करती है, वो नंबर 1 भी थी, सेकंड पे आइडिया, सेकंड पे वोडाफोन थी, थर्ड पे आइडिया थी, फोर्थ पे रिलायंस कम्युनिकेशन, फिफ्थ पे टाटा, सिक्स पे एयरसेल, डोकोमो, बहुत सारे और ब्रांड्स तब तक आ चुके थे। तो मैंने, उन्होंने कहा कि आपने नंबर 1 भारतीय एयरटेल को छोड़ के क्यों लिया फिर सेकंड? उन्होंने ऑफ कोर्स पैसा मिल रहा था सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ा पैसा था वहां पे, ग्रोथ थी, अच्छा पोजीशन था। फिर आपने फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ पे गए, अगेन हाइक मिल रहा था सर। अब हाइक के लिए बोले यही चीज है इस बिजनेस में भी, आप जिस ब्रांड का नाम ले रहे हैं वो इंडिया नंबर 1 है। ऑफ कोर्स मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत शानदार हैं, और मैंने जो जो बात प्रोडक्ट के बारे में की वो एक्सेप्ट किए कि हाँ इट इज नंबर। उन्होंने मुझे बात को कभी काटा नहीं, फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला था। उन्होंने कहा यस, आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक इन द सेम वे, मगर मेरा पेट जो है ना वो वेस्टीज से भरता है, इसलिए कि आप ब्रांड को लेकर के आप रहे भी नहीं कॉर्पोरेट में, आपने एयरटेल छोड़ा, 5वें रैंक पे आ गए, क्योंकि आपको आपकी फैमिली के लिए ग्रोथ चाहिए थी। सेम यहाँ पे है, आप अगर इस सिस्टम में आते हैं आपको ग्रोथ मिलेगी, आप पैसा कमाएंगे, आप ब्रांड लेंगे, और आज नहीं तो कल हम ब्रांड नंबर 1 भी होंगे। ये भी उन्होंने कहा कि हम इंडिया नंबर 1 होंगे, इंडिया नंबर 1 के साथ साथ हम लोग वर्ल्ड में भी अपनी रैंकिंग पे आ जाएंगे। आज वर्ल्ड नंबर 1 है ना, कोई इशू नहीं है, वो भी होगा, मगर आज आपको जो जरूरत है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप सिस्टम के बारे में अगर बात करेंगे, तो दिस इज द बिगेस्ट। तो मैंने बहुत ज्यादा ये नहीं कि मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर गया, जो उन्होंने बात कहा कि ब्रांड लेंगे या मनी। उस वक्त, आज तो हम नंबर 1 है ब्रांड में भी, ये मुझे क्लिक किया। मैं वापस आया वहां पे, और उसको बोला कि उसने कहा कि आईडी लगा देते हैं, तो बोला ठीक है लगा दो, फ्री का था, सब चीज उसने बता दिया था कि पैसा नहीं लगता है। तो मैंने बोला लगा, कुछ प्रोडक्ट्स ने दिए, मैं लेकर के वापस जयपुर आ गया। फिर वो मुझे कॉल करता रहा, मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, 2 महीने तक तो मैंने फोन ही नहीं पिक किया। कभी बिजी हूँ तो कभी नहा रहा हूँ, तो कभी कुछ, कभी नाश्ते पे हूँ, कभी मीटिंग में हूँ, कभी कुछ, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। ये सब चीज करते करते मैंने टाला। फिर एक बार उसने मेरी मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि क्यों नहीं इसको कर रहे हो? बोले यार है तो ठीक ठाक, बात तो हुई है उस दिन, बात में तो दम है, मगर यार अभी नहीं करेंगे, अभी मैं दूसरे बिजनेस और अपने जॉब में ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ। बोले कुछ कोई बात नहीं, तुम कुछ लोगों से मिलवाओ
और उससे मैं बिजनेस को आगे थोड़ा तुम्हारा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसी में इसमें मैंने कुछ लोगों से मिलवाया और 4 महीने में पार्ट टाइम में ही मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। और कोई खास मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल मेरे लिए बहुत ये था। मैं इसी दौरान मेरा हेल्थ और डिटोरिएट करता रहा। और जब आप कॉर्पोरेट में टॉप पे जाते हैं तो आपका बार बार ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रांसफर होता रहता है। तो ये सारी चीज मुझे खटक रही थी। एक यंग आपके ऊपर में कोई बॉस आ जाता है, यू हैव क्रॉस 40, आपको बार बार कोई ना कोई सुनाने वाला है। तो मेरे मन पहले से बन रहा था 2015 से 2018 में मैंने ये डिसीजन लिया। ये भी बहुत टफ डिसीजन था, फैमिली के विशेष के अगेंस्ट, कि मैं जॉब छोड़ करके इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। मैं एक्सप्लोर कर रहा था। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर वाला सक्सेस सेमिनार था दिल्ली के आईटीओ पे, वहां मुझे मौका मिला मिलने का मिस्टर अपने सिद्धार्थ सिंह से, जो हमारे वेस्टीज के सबसे बड़े अर्नर, उनसे मौका मिला। वो काफी इन्फ्लुएंशियल लगे मुझे, बहुत इन्फ्लुएंशियल। ऑल्दो वी हैड अ मीटिंग ऑफ ओनली 5 to 7 मिनट्स, तो उस मीटिंग ने मुझे इन्फ्लुएंस किया और मैंने डिसाइड किया अगर इतना दम है इसमें तो मैं कर लूंगा। मुझे अपने आप पे यकीन था कि जब मैं दिल से किसी चीज को पकड़ करके करता हूँ, चाहे वो कोई भी मैटर हो, मैंने उसमें सक्सेस अचीव किया। मैंने बोला कि अगर इसमें इतना दम है कि 1 करोड़ रुपया भी, उस वक्त 60-65 लाख था, मैंने 60-65 लाख रुपया लोग कमाते हैं और इस तरह की शोहरत है कि 2000 लोग मिलने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए परेशान रहते हैं। तो मैं आप अभी तक जितने पिक्स मैंने दिखाया इसमें आप देख रहे होंगे सेल्फी मैं ही ले रहा हूँ। मेरे मन में भी चला था कब तक सेल्फी मैं ही लेता रहूंगा, कब कोई मेरा सेल्फी लेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं सिद्धार्थ सिंह के लेवल पे या मिस्टर प्रीतम सिंह रावत के लेवल पे जाता हूँ तो ये मुझे मिलेगा, एक स्टेज लाइफ मिलेगी और इस तरह का मैं भी काम कर सकता हूँ जिसमें टीचिंग, मोटिवेशन, मेरे अंदर में वो उबाल पहले से मार रहा था। मतलब ये प्लेटफॉर्म राइट है इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए। पैसे की जहां तक बात थी तो मैंने काफी ग्रो कर लिया था, एक रिस्क जोन में था, क्योंकि एक बहुत बड़े पैकेज से छोड़कर 0 से स्टार्ट करना था, मगर मुझे कॉन्फिडेंस था कि आई कैन डू इट, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज था। तो मैंने ये डिसीजन लिया 2018 में। जर्नी स्टार्ट हुई वेस्टीज में, 4 महीने में मैंने ब्रॉन्ज किया, उसका कोई पिक भी नहीं क्योंकि आई वाज नॉट एक्साइटेड एट ऑल। फिर जब मैंने फाइनली डिसाइड किया इसको फुल टाइम करना है, तो आप देख रहे हैं मिस्टर प्रीतम सिंह रावत को ऊपर में, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है माई करियर कैंप, उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया। मैं पटना में बेस हो चुका था उस वक्त तक। उन्होंने बोला कि इजाज जी आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। मैंने कहा कि सर मुश्किल है, मुझे बहुत दिन हो गया जयपुर गए हुए फैमिली के पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ना कुछ नहीं देखिए, आप आइए मेरे पास, 3 दिन आप चलिए मेरे। तो वो टर्निंग पॉइंट है माई करियर कैंप, अप्रैल 2019 लिखा हुआ है। अनुज जी भी हैं, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, बहुत बड़े लीडर हैं। और मैं काफी अच्छा लगा इस तरह की लीडरशिप से मिलने से। और उनकी ट्रेनिंग जो थी मिस्टर रावत की, अभी डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, उस वक्त यूसीडी थे, तो उनको लगा कि यार अब इसको सीरियसली बिल्ड करना है। एंड वो मेरे लिए एक सीरियसली, तो मैं सीरियस तो था ही, मगर वो एक चेंज वाला प्रोग्राम था। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, माई करियर कैंप जब भी आए, पहले से पैसा दे दीजिए, अनुज जी को रजिस्ट्रेशन अपना कराइए। इट इज इम्फैटिक, पहला ही करियर कैंप था। और उसके बाद मेरा बिजनेस ट्रिपल ग्रोथ हुआ वहां से। फिर मैं सिल्वर बना जुलाई में, नवंबर 2019 में ही मैंने स्टार क्लियर किया। ये सारे पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, करियर कैंप 2 का पिक्चर है, नमिता जी और अनुज जी हैं। एक्साइटिंग प्रोग्राम हमें मिलता गया। और वहां जाने के बाद अगर आपको ग्रोथ बिजनेस में करना है, डबल एंड ट्रिपल आपको अपने बिजनेस में करना है, तो डोंट मिस दिस माई करियर कैंप, इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। पार्ट 3 जब भी होगा, अभी होने वाला था, कोविड की वजह से अप्रैल वाला कैंसिल हो गया। अगर नेक्स्ट अप्रैल में भी होता है, डोंट मिस इट, इट विल चेंज योर एंटायर माइंडसेट अबाउट दिस बिजनेस। ये क्लियर कर देगा आपको कि ये बिजनेस में क्या दम है। क्योंकि हो सकता है कि आपको इतना आसानी से मिस्टर सिद्धार्थ सिंह से मिलने का मौका नहीं मिले, और माई करियर कैंप में आपको जो 3 दिन का प्रोग्राम होगा, दैट विल कंप्लीटली चेंज यू। तो यहाँ से जर्नी है, अभी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। बहुत सारे लोग 1 साल 1.5 साल में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वो रिजल्ट मिले जो उनको 18-20 साल में नहीं मिला है अपने कॉर्पोरेट करियर में, या इवन तो 5-10 साल में नहीं मिला है, वो एक्सपेक्ट करते हैं 1-1.5 साल में। टाइम के मामले में बहुत कम टाइम में भी हुआ है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और अगर मैं बात करूं अचीवमेंट की, स्टार डायरेक्टर कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर प्रीतम सर कहते हैं कि वो डबल क्राउन डायरेक्टर और अभी समुद्र में एक लोटे के पानी के बराबर है, तो मैं तो कहूंगा कि अभी एक बूंद भी हमने इसका टेस्ट नहीं किया है। सो अभी आने वाला टाइम काफी एक्साइटिंग है। और क्या ये एक्साइटमेंट है, मैं आपको अपना ट्रेनिंग के थ्रू बताऊंगा। सर, आई हैव अनदर 25-30 मिनट्स। Yes, sir. No issue. Right? So friends, the first and foremost thing that I want to ask is, do you have dreams? अगर आपके पास है, and if you are ready to fulfill at any cost,
ये बिजनेस फर्स्ट यही मांगता है। इतनी चीजें मैंने बताई और अपने बारे में भी मैंने बताया कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। हो सकता है आपके लिए वो चीज अप्रोप्रिएट नहीं हो, आपके लिए कोई और चीज हो जिसके लिए आप इस बिजनेस में हैं और आज इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। मगर अगर कोई भी ड्रीम है और आप अगर इस अपने ड्रीम को किसी भी तरह से फुलफिल करने के लिए रेडी हैं, if the answer is yes, so I welcome you to this session, another 25-30 minutes which is presented by Global Roots of Success. This is the ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ड्राइव करते हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह ग्रॉस, और उसकी तरफ से मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आपको स्क्रीन पे बहुत सारे लीडर्स दिख रहे हैं। मिस्टर सुंदर राजन, who is an engineer working in भेल। अजीम अंसारी स्टूडेंट है, वो करीब 2,40,000 रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं। शिवम गोस्वामी दिल्ली से हैं, बीकॉम 3rd ईयर में उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन इन किया था और आज 5 सालों में इस बिजनेस में 11 लाख मतलब ऑलमोस्ट 7 फिगर इनकम पे, 7 फिगर प्लस इनकम पे एज अ स्टूडेंट, एज ओनली 26। मोइन खान कोई एजुकेशन नहीं है, एक टेलर का काम किया करते थे, 22 सालों तक किया, कभी साइकिल भी नहीं ले पाए और इस बिजनेस में अभी 5,62,000 मतलब एवरेज आउट करेंगे तो 5 लाख से ऊपर की इनकम है इनकी। और मिस श्वेता हु वाज ICICI ब्रांच मैनेजर, और कुमार कुलविजय, इनका भी एक अच्छा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड है। इन्होंने इस प्लेटफॉर्म से जो बिजनेस किया है वो अभी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और वेस्टीज के एम्बेसडर भी हैं और 15 लाख प्लस अभी जो लास्ट अगस्त की इनकी पेमेंट आई है वो 17 लाख प्लस की आई पर मंथ। और अंजू कुमारी, शी इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, स्मॉल मतलब टियर 4 टाउन से है, बिहार शरीफ, जो बिहार में एक छोटा सा शहर है, 1.5 लाख की आबादी भी नहीं है वहां, और होम मेकर है, हाउस वाइफ कहें या होम मेकर कहें या आप जैसे भी उनको टर्मिनोलॉजी देना चाहते हैं आप दें। मगर इन्होंने इस बिजनेस में अभी ये पुराना इनका इनकम है, ये भी 5 लाख की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, इस बिजनेस ऑडिट चला रही हैं। आपको सभी के बारे में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, यूट्यूब पे जाइए, सभी का टेस्टिमोनियल है, वो किस तरह की लाइफ, किस तरह की चीज लीड कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक इंजीनियर है, डॉक्टरेट किया हुआ उन्होंने भेल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में काम करते हैं, RS राजन, अजीम अंसारी स्टूडेंट हैं, शिवम गोस्वामी, किसी का कोई मैच नहीं है करियर बैकग्राउंड से या एजुकेशनल बैकग्राउंड से, कोई मैचिंग नहीं है, स्टिल दे आर सक्सेसफुल। क्या रीजन हो सकता है दोस्त? इन सभी के बीच में जो कॉमन एक प्लेटफॉर्म है वो है ड्रीम। सभी ड्रीमर्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल टुडे, कामयाब लोग हैं, और कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं है। सब वेरियस अदर बैकग्राउंड से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग अपने प्रोफेशन से, सभी का बैकग्राउंड अलग, उसके बावजूद अगर कामयाब है, एक चीज जो इन लोगों को समेट कर रखी वो है ड्रीम। ड्रीमर्स है सभी, इसी वजह से वेस्टीज ने इनको तरक्की दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से उन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल किया। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि ये करियर है क्या, व्हाट इज अ करियर। करियर हम उसको कहते हैं कि किसी भी टाइम पीरियड के लिए, एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में जाता है और उसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोग्रेस की, जिसमें इनकम उसका इंक्रीज करता है और स्टेबल भी रहता है और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करता है, उसको हम करियर कहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें कोई ग्रोथ नहीं, उसको करियर नहीं कह सकता है, इट्स द डाउनफॉल। तो अगर हम जॉब की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो जॉब करते हैं, उसमें चाहिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लिमिट टाइम फ्रेम है, कोई फ्रीडम नहीं है। मैंने महसूस किया इस चीज को, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और वेकेशन अगर आपने दिल्ली में है, शिमला, देहरादून, मनाली वगैरह कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। फॉरेन लोकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, 1 in 1000 लोगों को वो नसीब होता है जॉब में। लिमिटेड ग्रोथ है, एवरी ईयर अगर आपका 10% हो रहा है और आज के टाइम में अगर 5% भी हो रहा है तो आप सबसे सक्सेसफुल और अच्छे एम्प्लॉय हैं। और लास्ट पे एक चीज लिखा हुआ, इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, मतलब आप जितना टाइम देते हैं और आपका रेट फिक्स है, चाहे जॉब 100 रुपए आप प्रति घंटा आपको मिलता है, 1000 या 10,000, मगर वो रेट फिक्स है दोस्त। आपको ईयर ऑन ईयर जो 8% का ग्रोथ होना, बस वही होना, और आपने जॉब स्विच किया, लक्की हो, अच्छा जॉब मिला तो 20% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अभी वो सब चीज भी खत्म है, इसलिए आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहती है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आप 10 से 12 घंटा काम कर सकते हो मैक्सिमम, रेट लिमिटेड है, तो लिमिट इनटू लिमिट इक्वल्स टू लिमिटेड इनकम। सेम विद बिजनेस, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई फ्रीडम नहीं है। पर्सनल लाइफ, जो यहाँ पे बिजनेसमैन है उन्हें पता होगा कि किस तरह की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ वो लीड करते हैं। कंपटीशन फेस करना पड़ता है, कोई लिवरेज इनकम नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस कर दिया 1 साल 2 साल उसके बाद आप नहीं भी करेंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में पैसा आएगा। ये सिर्फ अडानी, अंबानी एंड टाटा के पास है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे कोई भी अडानी, अंबानी या टाटा बिरला ग्रुप से नहीं है, उनके फैमिली से।
इसलिए यहाँ भी इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट रहता है। टाइम आप जितने अपने बिजनेस में देते हैं, और बिजनेस का भी रेट बहुत ही एक लीनियर वे से ग्रो करता है, तो लिमिट इनटू लिमिट यहाँ भी लिमिटेड रहता है। अदर प्रोफेशन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स इंजीनियर हो, उसमें भी कोई फ्रीडम नहीं है दोस्तों। टाइम ट्रेडिंग है, आप जितना काम करते हो, डॉक्टर अगर 4 घंटे क्लिनिक बैठते हैं तो उतने मरीज देखते हैं 8 घंटे में, जस्ट डबल। टाइम ट्रेडिंग, इट्स अ रैट रेस, नो लिवरेज इनकम। आप जितना टाइम दोगे उतना रेट है। डॉक्टर अगर है तो वो 500 रुपए घंटा कमा लेंगे पेशेंट को देख करके, वकील है तो उनका एक्स रेट है, या कोई भी ऐसे कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, उनका भी अपना रेट फिक्स रहता है, उसमें आप बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी आपको लिमिट इनटू लिमिट का ये होता है। तो क्या होता है रिजल्टेंट, रैट रेस, हम लोग होस्टेज हो जाते हैं टाइम फॉर मनी ट्रैप में, वी गेट इनसर्कल्ड, कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं कि कोई और भी चीज कर पाए। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब से जॉब आपके चेंज, 9 to 5, 9 to 7 वो इंक्रीज करता रहता है, सेम थिंग हैपनिंग टाइम एंड अगेन। क्या होता है जब इस तरह की इसमें रहते हैं, मौका मिलता है दोस्तों। मुझे भी जब 2001 से 13 तक मैंने देखा बहुत सारे बिजनेस के मौके मिल रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग अप्रोच कर रहे थे, मगर क्या होता है, आदमी जजमेंटल होता है, स्टेप्स लेने में आदमी को रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है बहुत दिन तक। अगर आप किसी एक चीज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब खराब चीज है, हो सकता है आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश भी हो, इसमें कोई खराब बात नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई पेन एरिया है और ये बिजनेस आपको सोल्यूशन देता है तो यू शुड टेक इट पार्ट टाइम। मैं लोगों को ये नहीं कहता आप फुल टाइम करें, मेरा ये कहना है कि आप ना आज स्टार्ट करें, सो दैट देयर इज अ पैरेलल इनकम। जिस दिन आपके इनकम से, आपके जॉब से, या आप जो भी बिजनेस करते हैं उस इनकम से वेस्टीज में डबल हो जाए, देन यू मेक अप योर माइंड। अदरवाइज स्टार्ट नाउ। मेरा हेल्थ इश्यूज था, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस को फुल टाइम करना था, अदरवाइज मैं भी नहीं कर रहा होता। मगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और रिस्क क्या है इसमें तो मुझे नहीं बहुत ज्यादा रिस्क लगता है। ये हम लोग जॉब की वजह से लो रिस्क हो जाते हैं और बहुत किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं जिसमें पैसा लग रहा होता है। प्रोकास्टिनेशन, हम लोग स्टेप्स नहीं ले पाते हैं किसी चीज में, प्रोकास्टिनेशन, आज का चीज कल पे टालते हैं, कहते हैं यार चलो ना कल देख लेंगे, अरे इस महीने नहीं हुआ क्या हुआ, अगले महीने कर लेंगे। लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जीने की आदत हो जाती है, क्योंकि उस चीज में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं डे इन डे आउट, लगता है यार चलो यही जिंदगी है, इससे क्या है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। अगर ऑडी बगल से निकली कोई बात नहीं यार, अपने पास तो i10 है, इसमें भी 4 चक्के, इसमें भी एसी है, इसमें भी 4 लोग बैठ जाते हैं, उसमें भी 4 ही लोग बैठते हैं, कोई इशू नहीं है, ये यही बेहतर है, उतना पैसा लगाने से क्या फायदा। बेवकूफ है जो लोग जो 50 लाख की गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं, ये माइंडसेट होता है हमारा, ये हम लोग इस तरह से सोचने लगते हैं और हम लोग स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। इस बिजनेस में भी जब आते हैं तो हम स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, क्यों? क्योंकि यही सारी चीजें आती हैं, अरे को फर्क नहीं पड़ता, इर्द गिर्द हम कॉमनर्स से घिरे रहते हैं, तो लगता है यार इनके बीच में तो मैं ठीक ठाक हूँ, इन्हीं के बीच में रहना है, क्या ऑडी का करना, क्या बाहर विदेश घूमना, यूएस और यूके घूमने का क्या है यार, ठीक है ये भी दार्जिलिंग जाते हैं, ये भी मनाली जाते हैं, मैं भी कभी कभार चल लेता हूँ अपनी फैमिली को लेकर के। तो आदत सी हो जाती है ये कॉमन लाइफ जीने की, और लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज में हम लोग चले जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, इज नेटवर्क मार्केटिंग अ करियर? एब्सोल्युटली यस, इट्स अ बिग थिंग। Why I am telling you it's a big thing? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक कॉमन मैन को एक फ्री एंटरप्राइज देने का काम करता है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, और कुछ ऐसी कंपनियां जो लो कॉस्ट पे देती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग करियर। अगर इसको सही से, मैं हमेशा अपनी टीम से भी बात जब करता हूं तो ये बोलता हूं कि इसमें इनपुट, जैसे कंप्यूटर में होता है इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट, आप जो इनपुट डालते हैं वो प्रोसेस होता है और आउटपुट निकलता है। इसमें भी इनपुट में आपका ड्रीम है और हार्ड वर्क है, 2 घंटा आप दें दिन का या हफ्ते का 4 घंटा दें, व्हाटएवर, दैट शुड बी फॉर वेस्टीज और फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। अगर वो आप देते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, 7 स्टेप सिस्टम है जो आपके लीडर्स ने आपसे कभी ना कभी डिस्कस किया होगा, तो आपको आउटपुट में सक्सेस मिलेगा, आपको आउटपुट में आपकी ड्रीम्स मिलेगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, और ये अपॉर्चुनिटी देता है एट लो कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट। दिस इज द फ्री एंटरप्राइज। एक कॉमन मैन जो अपने ड्रीम को खत्म कर चुका होता है, दिल में किसी एक कोने में पड़ी रहती है, एक लास्ट मौका देता है कि आप इसको जी सकते हैं, दोबारा रिलीव कर सकते हैं अपने ड्रीम को। यस एब्सोल्युटली, इट्स अ बिग करियर। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? पहले बहुत सारी चीजें आपको ध्यान होगा, 50 साल 100 साल पहले सोसाइटी के लिए टैबू था, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, गाना गाना, ये क्या अच्छे लोगों का काम नहीं था। 1920 में या आजादी के टाइम में आसपास में अगर आप देखेंगे तो उसमें नाचने गाने की चीज को सोसाइटी में बहुत मायूब, डाउन इसमें माना जाता था।
उसमें कोई ये नहीं था कि अच्छे घर के लोग जाया करते, मगर आज अगर देखें डांस इंडिया डाइन, वॉइस ऑफ इंडिया और पेरेंट्स पैसा खर्च करने के लिए रेडी है कि बच्चे का उसमें करियर बन जाए। तो जो चीज पहले 50-100 साल पहले टबू था, आज वो फैशन है और आज उसको लोग ग्रैब कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू देम। वही चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ना 15-10-22 साल हो गया, 5-7 साल पहले तो एक टैबू था। आज ये जरूरत हो गई है। भारत एक गोल्ड माइन पे है फ्रेंड्स, एक गोल्ड माइन पे। आई एम टेलिंग यू, अभी जो 22 सालों में जो टर्नओवर है, मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। आने वाले टाइम में 5 टाइम से बिजनेस ग्रो करेगा, और जो भी 4-6 महीना साल भर पहले ज्वाइन किए, दे आर इन द राइट टाइम इन दिस बिजनेस। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर इसके बारे में रिसर्च करना है तो रीड रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड एंड द बिजनेस स्कूल। मेरी लाइफ में अगर कोई टर्निंग पॉइंट लाया तो वो बिजनेस स्कूल, एंड दैट इज सोल्ड 10 मिलियन, मोर देन 1 करोड़ कॉपीज हैज बीन सोल्ड वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप उसको पढ़िए, रॉबर्ट टी कियोसाकी की वो बुक। बिल क्लिंटन इनको इंडोर्स करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ही इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटियर, और उनका नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचार है आप यूट्यूब पे सुनिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। उज्जवल पाटनी, he is also a motivator, he has written several books, उनसे पढ़िए, सुनिए, उनकी किताबें पढ़िए डॉक्टर उज्जवल पाटनी की। डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी तो अपनी कंपनी है, ट्रम्प नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, प्रेसिडेंशियल, इससे पहले वो रियल एस्टेट और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी चलाया करते थे इस रेस से पहले, या जब सेनेट में आया, उससे पॉलिटिकल इसको करियर को स्टार्ट करने से पहले। तो आज वो इंडिया में अभी भी लोग थोड़ा सा डरते हैं, उनको हिचक होती है कि यार मैं इसको करूं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये आप सोचिए। 10 साल बाद क्या कहेंगे आपके बच्चे, 20 साल बाद क्या कहेंगे। बहुत बार आपने स्टोरी सुनी होगी, 25 साल 30 साल पहले किसी ने आपके फादर को या आपके अंकल को कभी कहा होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, रियल एस्टेट में जमीन ले लो ये, और उन्होंने कहा होगा अरे ये तो जंगल है, यहाँ पे कौन रहेगा, क्या होगा। और किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। जिसने ले लिया और जिसने नहीं लिया, इनके बच्चे ने, वो फादर जिनके ने नहीं लिया, उनके बच्चे कहते हैं कि आपके को भी चाचा कह रहे थे लेने के लिए, आपने नहीं लिया, और आज देखिए वहां पर करोड़ों की जमीन है। तो अपॉर्चुनिटी आज है। आप ये सोचिए, अगर आप कामयाब होंगे, आपको ये लाइफस्टाइल देंगे अपने फ्रीडम अपने बच्चों को, कि जहां चाहे जब चाहे वहां आप बर्थडे मनाएं, तब वो उस वक्त क्या कहेंगे। आज लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से मैं इस चीज को, मैंने अपने करियर में इसको चुना है। क्या बेनिफिट्स है इसका, मैंने आपको सारे पहले बताए। जॉब का, आपका बिजनेस का, या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट एंड उसके क्या खामी है। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बारे में बताता हूँ। कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है यहाँ। हमने अपनी, कहा जाता है कि ना हिंग लगी ना फिटकरी, कुछ नहीं लगा है। लगा क्या है कि मैंने अपना ड्रीम लगाया, और ऑफकोर्स टाइम में लगा रहा हूँ। कोई एज बार नहीं है। जॉब में आप जाएं, 40 इयर्स में आप करियर स्टार्ट करने, यू विल नॉट गेट अ जॉब। अभी क्या है ना कि 40 साल के जितने लोग हैं ना, अभी तो सरकारी में 50 साल हुआ है, कॉर्पोरेट में 40 इयर्स एंड अबव विल बी, एक आदमी 1000 में रहेगा, दैट्स ऑल। क्योंकि 40 साल आप जब क्रॉस करते हैं ना, आपके 25-30 इयर्स के एज के लड़के लोग जो आपसे डबल द एनर्जी हैं, हाफ क्या 1/3 ऑफ द प्राइस पे रेडी हैं काम करने के लिए। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि भाई आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, 6 महीने 8 महीने में सबको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो एज बार नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है कि आप ना MBA करोगे तभी आपको कॉर्पोरेट में मिलेगा। आप सरकारी जॉब में SSC करना था, आपको ये क्वालिफाई करना, इतने बार ये आप दे सकते, कोई नहीं। नो कास्ट, कलर, रिलीजन के बारे में कोई नहीं पूछता है। आप कहाँ से आए हो, क्या किस कम्युनिटी से हो, जो कि आपको पता है कि कितना ज्यादा जॉब वर्ल्ड में या बिजनेस में रहता है कि अपनी ही कम्युनिटी के साथ काम करना है या उसी को जॉब में रखना है। ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, सोशल रिलेशनशिप मिलता है इसमें। ट्रेनिंग, ग्रूमिंग एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट फ्री है, अदर देन फ्यू ट्रेनिंग जिसमें कि जॉब का कॉस्ट होता है, वो भी समझिए एक तरह से सब्सिडाइज होता है। इमेंस नॉलेज। आज मैंने कॉर्पोरेट करियर ही सिर्फ ग्रो किया only because of network marketing teaching which I gained in 2001 to 2003। जो वो मेरा 2 साल था, आज मेरे करियर में बहुत अहम रोल वो प्ले करता है। तो नॉलेज मिलता है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं अर्ली 20s में, वो अगर पैसा भी नहीं कमाए, जैसे मैंने नहीं कमाया उस बिजनेस में, उस कंपनी में, मगर मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने वो अपने करियर में काफी अच्छा ग्रो किया कॉर्पोरेट करियर में, उसकी वजह से इस बिजनेस में टिके रहना, लगे रहना चाहिए। डिजिटल बिजनेस है, आप घर पे बैठ करके आज ये स्टोरी और ट्रेनिंग आप ले रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई ट्रैफिक को फेस करने की जरूरत नहीं है। और आप भी अपने बिजनेस में इस तरह की ट्रेनिंग अपने सीनियर्स के साथ करके बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट है, वन ऑफ द सेफेस्ट
आई एम टेलिंग वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोफेशन फॉर विमेन। इतनी बढ़िया टीम, कभी भी कोई इस तरह का, आप कितना सुनते हैं बिजनेस में या जॉब में किस तरह का माहौल रहता है विमेन के लिए। हियर दे आर इन द सेफ हैंड्स, घर में बैठ करके बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। व्हाट बेटर कैन बी देन दिस। आप दूसरों की मदद करते हैं। जब ये आपको आ जाता है मोटिवेशन कि मैं दूसरों के लिए काम करूंगा, तो आपको सक्सेस के लिए चिंता ही नहीं करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अपने 6-8 लोगों को अलग अलग लाइन में 20,000 25,000 कमा दूंगा, तो आपका तो वहां से निकल पड़ा। आपने 1 लाख कमा दिया तो आपका ऑटोमेटिक 5 लाख होगा। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आपका क्या होगा। अगर आपने माइंडसेट ये बना लिया कि मुझे दूसरों को, मुझे अपने जानने वालों को, मुझे अपनी टीम के लिए काम करना। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अभी आप घर के कोसी कंफर्ट में आपने अटेंड कर लिया, अगर यही कोई जॉब होता तो आपके लिए परेशानी हो जाती कहीं जाने में। वर्क फ्रॉम होम है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। आप कभी भी टाइम निकाल कर हफ्ते में 4 घंटा काम कर सकते हैं। जॉब आपको यही करता है, आपको हर वक्त बायोमेट्रिक से थ्रू ऑफिस में एंटर करना होता है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी है, अब तो 24 घंटा हो गया जॉब में भी। लग्जरीज ऑफ लाइफ है, मैंने आपसे बात किया कि कितना फॉरेन ट्रिप्स हो सकता है, किस तरह की गाड़ियां हो सकती हैं। ये लग्जरीज जनरली मुझे तो नहीं मिलता। 1 in 1000 मेरे एम्प्लॉय, अगर 5,000 हम लोग थे एम्प्लॉय टाटा ग्रुप में, उसमें से केवल 5 CXO CFOs एंड ऑल जो CEOs होते थे, उनके पास लग्जरी गाड़ियां होती थी और किसी के पास नहीं। यहाँ आप देख लीजिए 5,000 से ज्यादा गाड़ियां, 250-300 लोग। बताओ 2300 करोड़ की बिजनेस में ये हाल है कि 250 लग्जरी गाड़ियां हैं। फॉरेन ट्रिप्स हर साल 3,000 लोग करते हैं। रेडियो मिर्ची में मैं 7.5 साल रहा, एक फॉरेन ट्रिप मिला, और हर एक फॉरेन ट्रिप में 70 लोग से मात्र जा पाते थे। यहाँ हर साल 2,500 लोग जाते हैं। अनुज जी अभी होकर के आए हैं, विदेश यात्रा करके आए हैं, थाईलैंड और मलेशिया की ट्रिप अभी फरवरी में। तो ये लग्जरी, और सबसे बेहतरीन चीज उसमें क्या है कि आप फॉरेन घूमने जाओगे, आपका बिजनेस यहाँ बढ़ जाता है। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब मैं दूसरे बिजनेस से कंपेयर करता हूँ कि कितना बड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्त। NFL फुटबॉल लीग 9.5 बिलियन, म्यूजिक इंडस्ट्री 2016 का 4 साल पुराना डेटा 16.5 बिलियन। आप कंपैरिजन में देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड 2016 में 167 बिलियन, आज 220 बिलियन का ये डेटा मुझे मिला नहीं, लेटेस्ट डेटा अभी विज अदर इंडस्ट्री से, इसलिए मैंने 2016 का इस्तेमाल किया। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का जो ओवरऑल टर्नओवर है वो है 220 बिलियन वर्ल्ड वाइड। आप काउंट कीजिए 220 बिलियन कितना होता है डॉलर में, क्या है। मैं अगर बात करूं ग्लोबल सेल्स, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है ईयर ऑन ईयर, ग्लोबल सेल्स की बात कर रहा हूं वर्ल्ड वाइड, आप देख सकते हैं 2014 में 132, इकलौता ऐसा इंडस्ट्री जो कभी भी टैंक नहीं किया। आप मिलाइए किसी और इंडस्ट्री से, अप डाउन हर एक सभी में हुआ। ये ग्लोबली भी ये इंप्रूव कर रहा है, 220 बिलियन का इंडस्ट्री हो चुका है अभी। अब मैं बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में क्या स्कोप है। जो मैंने कहा, इंडिया इज सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। और क्या ये स्कैम है? बहुत सारी कंपनियां, जब कोई भी फील्ड में जब लोगों को ये हो जाता है, जो बिजनेस फ्रैटर्निटी उनको पता होता है कि ये ग्रोथ वाला होता है सेक्टर, तो उसमें काफी लोग ऐसे भी आते हैं जो प्री मेडिटेटेड रहता है उनका कि मुझे कितने दिन तक रहना है। मैं इसमें 15 से 20 अच्छी कंपनियां, 1700 टोटल लिस्टेड कंपनीज हैं। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू चूज इट वेरी वेरी वाइजली कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा तो है, क्या ये मैं किसी स्कैम वाली कंपनी में नहीं चला जाऊंगा? तो ऑफ कोर्स है, यहाँ मनी रोटेशन चलता है, पॉन्जी स्कीम है, बहुत सारा कंपनी आता है जो मनी रोटेशन इस पे रहती है। तो क्या वो स्कैम है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप बात करें, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट्स। और आपको इंडिया में अच्छी कंपनियां हैं 15-20, उसको आप वाइजली चूज किया जा सकता है। अगर आपको कोई पूछे भी कि भाई ये तो स्कैम है, आप बोले यहाँ बहुत सारी कंपनियां इसमें आई, जैसे रियल एस्टेट में भी आप सुनते हैं हजारों कंपनियां, आप 8-10 अच्छी कंपनियां पे बिलीव करते हैं। बहुत सारी कंपनियां पैसा लेकर के कुछ तो मतलब चाहती नहीं है डूबना, मगर डूब जाती हैं, वो हैंडल नहीं कर पाती है बिजनेस को। और कुछ लोग इस मकसद से भी आते हैं कि कस्टमर्स का पैसा लेकर के निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, आगे हम कभी मकान नहीं लेंगे, कभी हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होता है। इस तरह का आपको क्वेरी आएगा तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई किस तरह की कंपनियां चुने आप। तो रिटेल सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जैसे एक रिटेल मार्केटिंग होती है, उसमें क्या होता है, हमें पता है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक रिटेल मार्केटिंग है जिसमें CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये हमेशा हम लोग CNT में बात करते हैं। इस सिस्टम को पैसा जाता है, एंड कंज्यूमर को सब कुछ पे करना पड़ता है। टेली मार्केटिंग, टेलीविजन पे या टेलीफोन पे आपको बहुत तरह के ऑफर्स आते हैं, यहाँ से आप ये ले लें वो ले, वो भी एक तरीका है
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ई कॉमर्स आप इस्तेमाल करते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ग्रोफर्स, बिग बास्केट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें आप ऐप एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को बुक करते हैं और आपको थ्रू कुरियर सारी चीज आती है। उसमें सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर नहीं होता, एक सिंगल विंडो होता है जैसे अमेजॉन है। और बहुत बड़ा पैसा इन सारे इसमें जाता है एडवर्टाइजिंग में और इंडोर्समेंट में। मॉल्स एक है जहां इंस्टीट्यूशनल सेल होता है, कंपनी अपना प्रोडक्ट्स डायरेक्ट देती है, ऑर्गेनाइज रिटेल इसको कहते हैं मॉल्स में, और वहां से आप जाकर के अंडर वन रूफ सारा प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दोस्तों। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड क्या है। वर्ल्ड वाइड आपको एक पूरा ग्राफ दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट 18% कंट्रीब्यूट करता है, चाइना भी 18% करता है, कोरिया से छोटा कंट्री भी 9% है। और अगर बात करें एकदम छोटा मलेशिया, जिसकी आबादी केवल 3 करोड़ है, वो भी 2% करता है। ताइवान जो आपको दिल्ली की इतना बड़ा भी नहीं है कंट्री, वो भी 2% करता है। और इंडिया का ये अदर्स में आपको दिख रहा हो 21%, उसमें इंडिया भी है, और इंडिया इज ओनली 1% फ्रेंड्स, ओनली 1%। 22 सालों में अभी इंडिया पहुंचा है 14,700 करोड़ के टर्नओवर पे पर ईयर, 22 सालों में। और अभी केपीएमजी और फिक्की बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाएं वेबसाइट पे उसका चेक करें, व्हाट इज केपीएमजी एंड फिक्की सेइंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य, मतलब उसका फ्यूचर इन इंडिया। दे आर सेइंग कि बाय 2025 इन 5 years टाइम इट विल ग्रो 5 times, 64,500 करोड़ होने वाला दोस्तों। अभी 14,700 करोड़ में ही इतने लोग सक्सेसफुल हैं। व्हाट विल हैपन जब 5 सालों में 5 गुना बिजनेस होगा। अभी हम लोग सबको राइट टाइम पे हैं। और मैं अमेरिका से अगर बात करूं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, उससे भी मैं बात करता हूँ तो पॉपुलेशन केवल उसकी 38 करोड़ है, हमारे यहाँ 137 करोड़ है। फैमिली टाई अप, ये बिजनेस पॉपुलेशन का है, आबादी इंडिया की कभी खत्म नहीं होने वाली। 2 करोड़ लोग निकलते हैं, मतलब उनकी डेथ होती है, 2.5 करोड़ लोग, एक ऑस्ट्रेलिया का पूरा पॉपुलेशन इंडिया में आता है। हर साल बच्चे बड़े हो रहे हैं, कितने भी लोग इसमें जुड़ जाएं, उसके बाद भी नई जनरेशन आती रहेगी। अनंत काल तक इंडिया में बिजनेस है दोस्तों। फैमिली टाई अप है एवरेज, अमेरिका में यहाँ एक्सलेंट। ये फैमिली बिजनेस है, ये अपने क्लोज वार्म सर्कल का बिजनेस है, जिसमें हम लोगों का रिलेशनशिप है, इसको ड्राइव करते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट अमेरिका में सिर्फ फ्लाइट और ट्रेन का वहां कोई चलन नहीं है। यहाँ आप अब तो जूम आ गया, अमेरिका को भी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम पड़ेगा, मगर पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ मॉडरेट है, आप आसानी से किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का बिजनेस, मैंने पहले भी कहा, इट इज द लास्ट बैशन, लास्ट चांस फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू रिलिव हिज ड्रीम। वहाँ केवल 20% मिडिल क्लास है, 75%, मतलब आपको ह्यूज पॉपुलेशन जो इंतजार कर रहा है एक राइट लीडर का, जैसे मैं इंतजार कर रहा था। इस दौरान 15 साल में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कंपनियां से मुझे अप्रोच किया, और मुझे एक लीडर की इंतजार था कि रवि रंजन सर का कभी कॉल आएगा, उनका कॉल कभी नहीं आया। और उस बीच में मुझे मिल गया मिस्टर प्रीतम सिंह रावत, जिनसे मैं काफी ज्यादा मुतासिर हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। तो आपका भी कोई इंतजार कर रहा है दोस्तों, आप भी उस जो मिडिल क्लास जो 75% पॉपुलेशन है, आप अनटैप्ड पॉपुलेशन को टैप कर सकते हैं। नेशनल इकोनॉमी वहां डेवलप्ड है, जिसकी जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की कमी है, और अभी जो हालात है इसमें ये ग्रोथ और तेज होगा। जो 2025 का डेटा है, केपीएमजी एंड फिक्की आर सेइंग कि इट विल हैपन इन 2023, ओनली इन 3 years टाइम। एमएलएम कंपनी वहां 2000 है, यहाँ मैंने आपको पहले कहा 15 से 20 जेन्युइन कंपनीज है। कंपटीशन भी कम है, बहुत ज्यादा कच जो कहते हैं वो नहीं है भारत में। इसलिए आप लोगों को वेस्टीज नंबर 1, आज हम लोग नंबर 1 कंपनी के साथ है, तो हमारे पास ऐसे भी एज है। वाई नेटवर्क वेस्टीज एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी? मैंने, अगर ये सवाल बहुत लोगों को आता है, क्योंकि आपसे अब जब लोग टकराएंगे तो 4-5 सिस्टम को कर चुके होंगे, मेरी तरह भी लोग होंगे जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस सिस्टम को। मैं 15 साल से एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि किताबें मैंने पढ़ रखी थी, मुझे कॉन्फिडेंस था, मैं बिजनेस को ढूंढ भी रहा था, से हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग दोबारा से करूं। तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज क्यों करना चाहिए? एक्सपीरियंस एंड विजनरी मैनेजमेंट है। 60-65 सालों का ये ट्रायो जो हमारे ग्रेट मिस्टर गौतम बाली जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर दीपक सूद इज द ऑपरेशन हेड, एंड कन्वर्बीर जी आईटी हेड, सभी को 20-25 सालों का एक्सपीरियंस अगर कंबाइन कर लें तो 65-70 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को। एक्सपीरियंस जनरली नहीं रहता है, बहुत सारी कंपनी इसलिए फेल हो जाती हैं, वो कोई अलग ट्रेड में होती हैं और उनको लगता है कि इसमें फ्लरिशिंग सेक्टर है, इसमें पैसा लगा दो,
और उनका अलग भी कोई बिजनेस चल रहा होता है, तो इन्हें पता नहीं रहता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, विजनरी नहीं होती मैनेजमेंट। हमारे यहाँ 50-100 साल नहीं, आप बात करें कभी आप एक लेवल पे जाएंगे, आपकी भी ट्रेनिंग होगी। 200 साल का बाली साहब ने प्लानिंग किया है। बाली साहब की आज जो एज है, आज नहीं तो कल, ऐसे तो लॉन्ग लिव हम लोग चाहते हैं कि 100 साल से ऊपर जिए, मगर अगर कुछ होता है तो उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि क्या होगा इस कंपनी का, किस तरह से कंपनी चलेगी। आज से टॉप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट के लड़के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है एम्स के, कि कैसे इस बिजनेस को ऑटो मोड पे चलना है, एंड इट विल कंटिन्यू टिल 200 इयर्स। इंटरनेशनल क्वालिटी एंड वायबल प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल क्वालिटी तो आपको पता ही, आप यूज कर रहे हैं, मगर मैं ये और दावे के साथ कह सकता हूँ, यही बद्दी हिमाचल प्रदेश में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिससे आपको पूरे विदेश में जाता है, चाहे वो सऊदी अरब, दुबई, बहरैन, ओमान, कुवैत, थाईलैंड, खाना कहीं भी हो। वायबल प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो महंगे प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो ज्यादा दिन तक लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वायबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट्स में, मतलब कि आप लाइफ टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी एक माइंडसेट भी होती है, इंडियन माइंडसेट, जिसमें है अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपसे जब कोई पूछता है, आप पूछते हैं कि कैसे है टमाटर, तो वो 2 तरह का टमाटर रखा रहता है, एक 20 रुपए किलो और एक 10 रुपए किलो। तो आपको चाहिए होता 20 वाला, मगर 10 वाले रेट पे। ये जनरली एक ये है कि हमें हाई क्वालिटी चाहिए मगर रेट चाहिए चाइनीज, अमेरिकन क्वालिटी चाइनीज रेट। उसी हिसाब से मिस्टर बाली ने इसको डिजाइन किया है कि हाई क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेशन वाला सिस्टम हमारे पास। जो चीज टॉप लेवल पे कही जाती है बेसिक सिस्टम, वही बेसिक सिस्टम 5% जो पहला दिन आते हैं उनको डुप्लीकेशन करने में आसान होता है। और अब तो जूम के माध्यम से आपको बहुत सारी ट्रेनिंग मिल रही है, वीक में 2-3 ट्रेनिंग हो जाती है। आपको सीएनटी करने के लिए बड़े बड़े लीडर्स का सीएनटी मिलता है, तो डुप्लीकेशन करना और आसान हो गया, सीखना आसान हो गया। अफोर्डेबिलिटी है, मैंने पहले बताया प्रोडक्ट हमारा अफोर्डेबल है। सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान है। इसका एक ही एग्जांपल मैं दूंगा कि आप कितने भी अदर ब्रांड्स को देख लें, किसमें क्या मार्केटिंग प्लान है, उसमें क्या अचीवमेंट है। बड़े बड़े ब्रांड्स में 250 क्या 50 लग्जरी गाड़ी भी नहीं है, और अगर होती तो वो भी किताब छाप देते। वो अगर होती लेडीज में इतनी सक्सेस, तो वो भी 1 लाख से 40 लाख अचीव करने वाली 300 लेडीज का एक लीडिंग लेडीज की बुक छाप देते। ये सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान है, और बाली साहब ने 2-2 कार बुक छाप कर दे दी। कोई उस पर ये नहीं कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि छाप कर दे दिया ब्लैक एंड व्हाइट में। वर्बली तो बहुत लोग बोल देते कि मेरे को 5 करोड़ रुपए भी आ रहा है, मगर सिद्धार्थ सिंह की तरह कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए रेडी नहीं होगा। तो ये मार्केटिंग प्लान है दोस्तों की, जो इतना सक्सेस मिला है वेस्टीज में लीडर्स को। And this is the man, Mr. Gautam Bali. He has changed the entire scenario of network marketing in India. Completely changed. आज नेटवर्क मार्केटिंग की जो इज्जत मिल रही भारत में, वो इनकी वजह से। विश्व में कोई भी कंपनी नहीं है जो टॉप 100 की लिस्ट में आपको दिखेगी, केवल वेस्टीज है जो 30वें रैंक पे है। सो एग्जाम्पलरी पर्सन विद एग्जाम्पलरी रिजल्ट। आप बात करें अगर कॉर्पोरेट ऑफिस की, तो जो भी दिल्ली से हैं ऑफ कोर्स गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। न्यू दिल्ली के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हेडक्वार्टर है A89 ओखला फेज 1 में, 250 करोड़ की लागत से कंपनी ने खुद की जमीन पे अपना ऑफिस बनाया। और छोटे ऑफिस की बात करें तो 2500। सी द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड। 9 कंट्रीज में इन्वेस्ट किया है। कोरोना काल में बिजनेस बंद हो रहे हैं, खाना लॉन्च हुआ है ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कंपनी हैज। अगर बात करें कॉर्पोरेट ऑफिस की, अगर आप चाहेंगे तो इस तरह का व्यू मिलेगा। बाली साहब से अगर आप उनके वो अवेलेबल हैं और बस टाइम है, तो ही डज नॉट सी कि 5% पे है या कोई ड्यूसिटी है। आप जाइए, आप उनसे टाइम ले सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कंपनी के फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। रमेश पुन्हानी जी, लोग 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद बेड रिटर्न हो जाते हैं और सोचते हैं मेरी लाइफ रिटायर्ड है। ही इज 72 एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग। 27 लाख से 30 लाख के बीच में इनकी इनकम आती है, जो आपको लोअर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। अब वेस्टीज की ग्रोथ की बात करें फ्रेंड्स, 2-4 मिनट और मैं आपका लूंगा, काफी समय हो गया है, मेरे टाइम लिमिट से एक्स्ट्रा हो गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एक्सीडिंग दिस। बट अगर आप देखें 2004-5 में बहुत ही धीमी स्टार्ट थी, 5 करोड़ 10 करोड़ कंटिन्यूसली। कोई ऐसा साल आप नहीं देखेंगे जिसमें इसकी ग्रोथ डिप हुई है। 2018-19 की इस टाइम पे मैं ज्वाइन इन कर रहा था, अराउंड अप्रैल, उसको रिजल्ट नहीं आया था, जून तक में रिजल्ट आया था। नंबर 1 हो गया 1857 करोड़ करके। जो कंपनी जिसका मैं बहुत ज्यादा ये करता था, नाम लेता था, वो नंबर 2 पे हो गई 1625 करोड़।
पे वो केवल रही, 250 करोड़ हम लोग उनसे आगे निकले। उसके बाद से डिफरेंस बढ़ गया है दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने क्लोज किया वो 2350 करोड़ पे किया है, एंड वी आर बाय फार नंबर 1। जो हमने अगर रैंकिंग जंप किए तो इंटर किए थे 92nd रैंक पे वर्ल्ड टॉप 100 में, फिर 63rd पे और अभी 30th पे, एंड बाय 2025 will not be number in top 10। कंपनी ने पहले मिशन रखा था टॉप 10 में जाने का। मिस्टर दीपक सूद इज सेइंग will be world number 1। और फिक्की और केपीएमजी का आप रिपोर्ट पढ़ें, इसने 2018 में नंबर 1 किया वेस्टीज ने, 2016 के रिपोर्ट में ही कह दिया था कि भारत में कोई कंपनी सबसे बड़ी होगी तो वेस्टीज, और आज केपीएमजी फिक्की ये कह रही है कि वर्ल्ड में अगर कोई नंबर 1 कंपनी रखने का मादा रखती है तो वेस्टीज ही परचम लहराएगी वर्ल्ड में नंबर 1 का। नाउ फ्रेंड्स, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इस पूरे बिजनेस के बारे में? डू वी सी आवरसेल्फ एज अ कैट और वी सी इन अ मिरर, or our reflection is like a tiger? Even though if we are a cat today, can we see ourselves as a tiger? Mindset is everything. How do you see yourself? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा इस बिजनेस में कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इज इममटीरियल, एवरीथिंग इज विद इन यू। क्योंकि आपके लीडर्स जो हैं यहाँ पर, वो उनकी ही मदद कर सकते हैं जिनका ये माइंडसेट होगा कि यार अ जायंट। जब आप इस माइंडसेट से बिजनेस में आते हैं तो छोटे मोटे रोड ब्लॉक बैरियर्स आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You will always see yourself as a winner. Every morning can you see in the mirror and say, yes, I am a champion. Yes, I have this mindset of a tiger who is not going to calm down. रीप्रोग्राम करने का है, क्योंकि जब भी हम लोग जॉब में रहते हैं या किसी ऐसी चीज में रहते हैं तो जो मैंने पहले ही बातें की, एक डर सा रहता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, तो रीबूट करना होता है। कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कुछ होता है तो हम कंप्लीटली रिबूट करते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर को। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका जो अभी माइंडसेट है वो गलत है या पुअर माइंडसेट है। इस बिजनेस को करने का माइंडसेट, जीरो लाइज जिसको हम कहते हैं, आप जो हैं अच्छे हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपने काम का, आपके बिजनेस का। इस बिजनेस को करने के लिए आपको जीरो पे आकर एक टाइगर माइंडसेट की तरह आगे बढ़ना, क्योंकि आपको बाधाएं आएंगी, आप कुछ भी हो इसमें। मैं भी अपने आप को काफी इन्फ्लुएंशियल समझता था, और वैसे लोग भी नहीं ज्वाइन किए जिनको मैंने जॉब वर्ल्ड में उंगली पकड़ करके जॉब सिखाया। So does it matter me? No. I know either they will come after 2-3 years or they will not come, somebody else will. So what? आज मेरी टीम में काफी लोग हैं जो एक लेवल पे अचीवमेंट हो गई है। मैं अकेले ही नहीं विदेश यात्रा कर रहा हूं, मेरे साथ 4 लोग ने क्वालिफाई कर लिया। अगला जब भी होगा तो मैं 10 लोगों के साथ जाऊंगा। तो मैं जिनको चाहता था वो आज भी चाहता हूं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, साल, 2 साल, 3 साल के बाद आएंगे, 5 साल तक वेट होगा, मगर मैं रुकूंगा नहीं। This is how we have to reprogram. आप कितने भी बड़े जायंट हो, इस बिजनेस को you have to start from zero. Learn from the leaders. Learn the basic system. That is why जहां से मैंने शुरू किया था, do you have a dream? I am ending with the same thing. Know your current reality. हो सकता है आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, आपको पैसे की जरूरत नहीं हो, मगर क्या आपका वो पोजीशन किसी और के काम आ सकता है? नहीं, और किसी बिजनेस में शायद काम नहीं आएगा। इस बिजनेस में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, या आपको अगर खुद की जरूरत है, इस बिजनेस में आपका वाई क्लियर है कि आपके लाइफ में कोई पेन एरिया है, तो आप इस बिजनेस के लिए उपयुक्त हैं। वाई क्लियर कीजिए, उस पेन का सोल्यूशन आपको इस लीडरशिप टीम देगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक्स अ लॉट। वाह सर, इधर सर, मैं आपको 2018 में जब आया था इस बिजनेस में, तब से आपको जान रहा हूँ, और मतलब ऑसम, मतलब यू आर ऑसम। मतलब मैं सोचता था कि जब मैं बिजनेस में आया था, कोई ढूंढ रहा था अपना साथी, और आपको मिला था। और याद है आपको कि हम दोनों ने जब एक दूसरे को पहली बार मिला था 2015 से, भी मैं आप लोग को जानता हूँ, जब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था तो हम लोगों ने विजन किया था कि सर हम वेस्टीज में ड्यूसिटी लेवल तक जाएंगे। और यही चीजें हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं वो मैटर करता है। थैंक यू सो मच, और बहुत ऑसम थी।